प्रिय भाइयों और मित्रों, नमस्कार। आज मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का वातावरण और जातिगत रूप से भारत में जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, जिसमें भेदभाव प्रमुख रूप से स्पष्ट है। सबसे पहले बात हम करेंगे भाषाओं की। मैं AP सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद और शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सीतापुर जनपद, जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है और काफ़ी समय बाद 21वीं सदी में अगर मोबाइल न होता, हम लोगों को UPSC के विषय में कुछ पता न होता। प्रश्नगत बिंदु ये है कि हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे हैं और UPSC में आने के लिए लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं और जैसा कि YouTube और Facebook पर दिखाया जाता है कि जब कोई IAS हो जाता है तो उसको गरीब होता भी है या नहीं, कि गरीब केवल दिखाया जाता है। दूसरी बात, कोचिंग व्यवस्था नहीं है और ऑनलाइन फ्रॉड UPSC के नाम पर बहुत हो रहा है। एक ऐसी कोचिंग को मैं जानता हूँ जो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा कराती है और बाद में YouTube पर वही वीडियो रिपीट करती है और इसके बाद वो भी नहीं करती है, जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो यहाँ अंग्रेजी कैसे आएगी? अब भेदभाव समझिए। जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री थे और इनके रहते, चूँकि इनके बारे में जो बताया गया है कि इनके पूर्वज मुस्लिम थे और ये कन्वर्टेड हिंदू हैं, जैसा कि मीडिया में या जो भी चीज़ें आई हैं उनसे जानकारी मिली है। अब इनकी कितनी सोच देखिए, किस प्रकार की इनकी सोच रही है। सब कुछ भारत के पास होते हुए कोई भी हिंदू, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि गुरुकुल, संस्कृत आदि अपनी वेद पुराण शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा, जो आदिवासी हैं, जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, OBC से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। समस्या इस बात की है, भारत के राष्ट्रपति, इसके बाद भारत में चुनी हुई सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं, इसके बाद मंत्रालय और मंत्रालय के बाद IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, यहाँ तक कि UPSC के अध्यक्ष और माननीय सदस्य रहते हैं। लेकिन पिछले विगत वर्षों में बदलाव हुआ। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स होते हैं, कुलपति होते हैं, वो रिटायर्ड, वह इनके चेयरमैन बनाए गए। जब परीक्षा NCERT से दी जा रही है तो राज्यों के जो अन्य बोर्ड हैं उनको क्यों बनाया गया है? एक शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? और एक शिक्षा न देने के कारण एक बच्चा जो तैयारी करता है और काफ़ी समय बीत जाता है और बार बार UPSC में प्रयासरत है, नहीं हो पाता है, उन बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। उनके लिए
कौन से क्षेत्र में जाएं, कहाँ जाएं, ये पता नहीं रहता। और आजकल कुछ कोचिंग्स की फ़ीस 2.5 लाख केवल कोचिंग की फ़ीस है, और वहाँ रहने का भी इतना खर्च है। 5 से 6 लाख रुपए का खर्च प्रतिवर्ष है। और यूपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले पहले भी आए हैं जिनको दबा लिया गया, और राज्य स्तर पर जो आयोग हैं, लोक सेवा आयोग हैं, उनमें तो भ्रष्टाचार के मामले आते ही आते हैं। जब भारत सरकार में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में है, तो यूपीएससी में क्यों नहीं होगा। आज मैंने विधि की परीक्षा पास कर ली है, और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है कि हम यूपीएससी के माध्यम से आएँ और आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन जब बार बार असफलता रहती है, या कोई कारण कोई भी रहा हो, तो उसमें कई बातें स्पष्ट रूप से आती हैं। बचपन से मैं सामाजिक क्षेत्र में रहा, और काफ़ी कुछ प्रशासनिक शोध में पता चला। आईएएस ऑफिसर और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इनको एक स्टाफ दिया जाता है जिसको सचिवालय स्टाफ बोला जाता है। उस सचिवालय स्टाफ में समीक्षा अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, उप सचिव, सचिव, इस तरीके के अधिकारी होते हैं। और वही अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद कंसल्टेशन के रूप में यूपीएससी में कार्य कर रहे हैं। और जब यूपीएससी में कार्य कर रहे हैं तो कानून कहता है, विधि कहती है कि उनके पास, चूँकि वो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, तो स्थानांतरण नियम का पालन होना चाहिए। जैसा कि विभिन्न राज्य सरकारों, और इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है कि स्थानांतरण नीति का पालन न होना। लोग 33 साल, 25 साल, 35 साल एक ही ज़िले में जमे रहते हैं। तो यूपीएससी में भी 2019 से मैं यूपीएससी को देख रहा हूँ। वहाँ भी जितना भी पुराना स्टाफ है आज भी जमा हुआ है, पूरी तरीके से जमा हुआ है। चाहे वो एग्ज़ाम फर्स्ट हो, चाहे एग्ज़ाम सेकंड हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इस बारे में कई बार हमने पूछा, सीआईसी में सुनवाई हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने वह भी पक्ष रखा, इसके बावजूद सही जवाब नहीं मिला। और अब एक अधिकारी हैं मिस्टर शैलेश गौतम, उप सचिव प्रशासन बताए जा रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इनका फाइल नंबर है A600011/2/2016 एडमिन फर्स्ट। डेट है 31 जुलाई 2023। इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी खूबसूरती से याचिका संख्या DOPAT/E/2023 के बारे में बड़ी होशियारी से उसको दबाया। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो अपनी होशियारी दिखाई है उसमें इनकी मूर्खता भी स्पष्ट हो रही है। किसी रिकॉर्ड को अगर हमने रिटेन में मांगा है तो उसका जवाब रिटेन में आना चाहिए। जैसे मैंने इसमें पूछा था कि हमारे अभ्यावेदन में संघ लोक सेवा आयोग में माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्ति आदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नोडल मंत्रालय होने के नाते द्वारा की जाती है। आयोग की भूमिका, उसके माननीय अध्यक्ष सदस्यों अधिकारियों की कामकाज की जानकारी, आयोग के कामकाज पर किए गए व्यय आदि के सभी आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है। अब इस मूर्ख अधिकारी को कौन समझाए कि हमने लिखा पढ़ी में आपसे रिकॉर्ड मांगे हैं ताकि हम इसकी जांच करा सकें, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें, सुप्रीम कोर्ट जा सके। और इसने हमको सलाह दे दी कि आप वेबसाइट पर देख लें, क्या इसके यहाँ भोजन बनता होगा और भोजन रसोई में बनता होगा,
अब इससे अगर ये पूछा जाए कि भोजन खाना है, तो भोजन बिना खाए, बिना हाथों का प्रयोग किए कैसे किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से हमें विभागीय रिपोर्ट लेनी होती है, विभागीय प्रिंट आउट लेने होते हैं, विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर लेने होते हैं। क्योंकि यूपीएससी जितना स्मार्ट बन रहा है मेरे मामले में, उतना बनने दीजिए। क्योंकि मेरा मानना है जब सब कहीं भ्रष्टाचार है तो यूपीएससी भ्रष्टाचार से नहीं बच सकता, ऐसा मेरा मानना है। और ये लोग जो 5 साल से अधिक या 2 साल से अधिक, 3 साल से अधिक तैनात हैं, जैसा भी स्थानांतरण अधिनियम में दिया हुआ है, ये एक जगह पर क्यों तैनात हैं? इनको सरकार क्यों नहीं हटा रही है? और मेरे बार बार आवेदन करने पर सही जवाब नहीं मिल रहा। भाई अगर ईमानदार हैं यूपीएससी वाले, राजा हरिश्चंद्र के करीब हैं, उनके जैसी भूमिका है, उनके जैसे उनके कार्य हैं, तो अपने बारे में कुछ बता दें कि भाई उनकी नियुक्ति कब हुई, कितना समय हुआ, स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, और उनके पैरामीटर्स क्या हैं शुचिता के। हम इस बात को जानना चाहते हैं। हम क्यों, पूरा देश जानना चाहेगा। और समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। कल अगर समय बदला और हम पावर में आए, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से आए या किसी माध्यम से आए, अगर आए, ईश्वर ने चाहा, तो सबसे पहले यूपीएससी की विधिवत जांच होगी, और उसमें व्यक्तिगत टीम बना करके, क्योंकि ये हाई कोर्ट को पावर है कि वकीलों का पैनल बना करके किसी मामले की जांच कराई जा सकती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मामले की जांच सीबीआई ही करे, क्योंकि जो पढ़ाई हम पढ़ के आते हैं वही पढ़ाई माननीय न्यायाधीश पढ़ते हैं, उनके पास वही डिग्री है, वही। हमें बस ये है कि एक अधिवक्ता न्यायिक परिसर का अधिकारी है और न्यायपालिका एक संवैधानिक पीठ है। तो जितना दिमाग ये यूपीएससी के अधिकारी लगा रहे हैं, अब अपना दिमाग और ज़्यादा लगाएं। मैं इस बात पर दृढ़ता के साथ कायम हूँ कि आखिर जो भी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा उन अधिकारियों का, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र हैं और नाम लेना उचित नहीं है। जो भी आप यूपीएससी की सूची निकाल लीजिए, चाहे अध्यक्ष के निजी सचिव हों, पीपीएस हों, चाहे एग्ज़ाम फर्स्ट हो या सेकंड हो, या कंसल्टेशन देने वाले लोग हों, सचिवालय कैडर के रिटायर्ड लोग हों, जो भी चेयरमैन और माननीय सदस्यों के बाद जो भी स्टाफ है, वह अगर 2 साल से अधिक या 3 साल या 5 साल अधिक, जो भी नियम है उससे अधिक वहाँ तैनात है, तो उसको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। हर हाल में हटना पड़ेगा पूरे स्टाफ को, क्योंकि ये विधि है और कानून है, और इस कानून का पालन होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ईमानदारी का पाठ दूसरे को पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब ईमानदारी का पाठ खुद पढ़ना पड़ता है, खुद वही काम करना पड़ता है, तो बहुत कष्ट होता है। मूर्खों की दुनिया में एक नई चीज़ और आई है। वह मूर्ख एक बात कहते हैं, जिसके पास भी उचित संसाधन से धन प्राप्त है, और वह इतना धन है कि वह लग्जरी जीवन जीना चाहता है, तो जिसके पास पैसा है वो अपने धन का प्रयोग कपड़ों पर, गाड़ियों पर, गरीबों पर, मकान पर, दवाइयों पर खर्च करेगा। तो उसमें कुछ मूर्खों द्वारा संदेश दिया जाता है कि एक साधारण जीवन जीना चाहिए। साधारण जीवन क्या होता है? आदमी, साधारण जीवन का मतलब है अगर उसके पैसे हैं तो वो ठीक कपड़े न पहने, गाड़ी, महंगी गाड़ी न खरीदे, अच्छे मकान न बनाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे। क्या मतलब ये मान लिया जाए? सादा जीवन क्या होता है? सादा जीवन
सादा जीवन का असली मतलब है कि अगर कोई पीड़ित है, गरीब है, उसकी मदद करिए। सादा जीवन ये है कि थाली में या घर में जो भोजन बनता है वो आवश्यकता से अधिक न बनाया जाए। यदि बच जाता है तो गरीबों में जो भूखे व्यक्ति हैं उनको बांटने का काम शुरू किया जाए। ये मदद है। जो कपड़े ठीक ठाक हैं वो गरीबों में दान किए जाएं। जो व्यक्ति बीमार है उसका बिना फोटोग्राफ लिए उसको गुप्त दान से उसकी मदद करनी चाहिए। ये वास्तविक मदद है। यूपीएससी में आने के बाद जब लोग आते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन यूपीएससी में असली व्यक्ति वही है। कोई घटना हो जाती है तो कलेक्टर को उस जगह पहुंचना चाहिए। केवल कागजी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, हम कैसे उपचार दे सकते हैं। अब यहाँ पर सादगी तब होती है जब हम गाड़ी से उतर करके, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, चोटिल है, उसको उठाएं, उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएं। वो सादगी है। सादगी का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छी लग्जरी गाड़ी ना न लें, अच्छा मकान न बनाए। सादगी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने आए या हम किसी से मिल रहे हैं तो भाषा बहुत प्यारी होनी चाहिए, किसी को कोई कष्ट न हो, और जो हम वादा करें वो कर सकें। किसी को ये न कहें आपका काम हो जाएगा, झूठा आश्वासन न दें। और आईएएस अधिकारी बनने का मुख्य कारण यही है कि हर क्षेत्र को समझने की, कार्य करने का एक अवसर मिलता है, सुधार करने का एक अवसर मिलता है। यूपीएससी के प्रति इसलिए मेरी भावना आई हुई है। अब जैसे लोग पूछे आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं, एक नया क्वेश्चन आता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे डीएम साहब आए और हम यहाँ से मोटिवेशन हुई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डीएम साहब आए। अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो लोग खेती भी कर रहे हैं, कोई आदमी जान थोड़ी दे देगा, लेकिन एक मन में कसक रहती है कि हम होते तो ये हो जाता, ये करते। और कई बार मैंने समझाने की कोशिश की है कि यूपीएससी में जो अच्छे अधिकारी रहे, टीएन सेशन, आज यूपीएससी लाख कोशिश कर ले, यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के लोग टीएन सेशन जैसा अधिकारी, सख्त अधिकारी नहीं दे पाएंगे ये। और हमारे यहाँ एक सीनियर आईएएस रहे विजय शंकर पांडे साहब, जो बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी रहे। आमोद कुमार साहब आईएएस थे, डीएम रहे सीतापुर, उन्होंने लोकवाणी की व्यवस्था की। अच्छे अफसरों की गिनती है, मैं भी मिला। अब 2007 में विजय शंकर पांडे साहब कमिश्नर थे लखनऊ मंडल के, मैं मिलता रहा। जिले का जिलाधिकारी, कुछ ऐसे आईएएस अफसर सीतापुर आए जो आईएएस अफसर के घमंड में, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं थी, काम सत्ता के दबाव में रहना, अपनी कुर्सी बचाना, आज 90% अधिकारियों का काम है। सही गलत कौन देखता है? नियम तो ये भी है, जो अनाथ बच्चे हैं कलेक्टर उनका संरक्षक है। आज कौन कर रहा है? यूपीएससी जवाब दे। आज जो ये महोदय ने लेटर लिखा है, शैलेंद्र गौतम उप सचिव प्रशासन है ये यूपीएससी, इनको सस्पेंड करने के लिए मैं बहुत जल्दी भारत सरकार को पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति को। इनसे जो मांगा जा रहा है वो दें ईमानदारी से। ये कानून हमको न बताएं कि वेबसाइट पर है हम निकालें। अगर हमको निकालना होता तो हम कार्रवाई नहीं करते। ये बात ये अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इस पर पीआईएल भी दाखिल करेंगे हम। क्योंकि ये ड्रामा यूपीएससी में जो लोग हैं उनका ड्रामा हमारी समझ से बाहर है। और जो ये अंग्रेजी और हिंदी में भेदभाव, ये जो भारत की सरकारें हैं इन्होंने जो उत्पन्न किया है, ये खाई बिल्कुल समाप्त करें। या तो सीबीएसई बोर्ड ही, एनसीईआरटी बोर्ड ही लागू करें, या तो अंग्रेजी के अच्छे प्रोफेसर्स हैं
बच्चों को अंग्रेजी की व्यवस्था की जाए, नहीं तो कम खर्चे में विदेश जाने की व्यवस्था करें कि बच्चा कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक विदेश में ही रहेगा, ताकि इंग्लिश सीखी जा सके। इस नाते अंग्रेजी का प्रयोग ना करें। किसी का शोषण करना है तो आप अंग्रेजी में ऑर्डर लिखा रहे हो, आदमी को नहीं पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जो शोषण वाली व्यवस्था भारत में लागू है, इसको समाप्त किया जाए। एक अधिकारी का बच्चा अधिकारी ही बन रहा है क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, सोर्स है, सिफारिश है, और एक आम आदमी मैं ये नहीं कहता, कभी कभी प्रयास में भी कमी होती है। मैं अपनी कमी मानता हूँ, हो सकता मुझ में भी, हमारे प्रयास में, हमारी पढ़ाई में कोई कमी रह गई हो, उसको फिर दोबारा से हम रीचेक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूपीएससी में बर्ताव है या उसकी व्यवस्था है, वह समझ से परे है कि जब बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं है तो आगे क्या होगा। इस तरह की बातें बार बार सामने आएंगी और ये एक पक्षपातपूर्ण रवैया है। भाषा, सारी भाषाएं अच्छी हैं और सारी भाषाओं को सीखना चाहिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि एक किताब 500-700 रुपये से कम की किताब नहीं आती। पढ़ने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो लगभग 80% बच्चों के पास नहीं है। और समस्या इस बात की है कि कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है या नहीं है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस समय उसके क्वेश्चन सही हो गए और वह चयनित हो गया। तो जो व्यक्ति चयनित हो गया वो सिकंदर है, और जो व्यक्ति एक मेहनत कर रहा है, बार बार विफल हो रहा है, तो वो सिकंदर नहीं है। यही एक पैमाना है। तो यूपीएससी में जो लोग अधिक समय से अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर नीति के विपरीत तैनात हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा और राष्ट्रपति महोदया से कि उनको तुरंत स्थानांतरित करें और नया स्टाफ उसकी जगह पर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस पर भी आरटीआई में डालूंगा। और आरटीआई में समस्या ये आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज 6 महीने से यशस्वी प्रधानमंत्री जी योगी जी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माफ़ कीजिएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के होते हुए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आज 6 महीने से सीतापुर जनपद और पूरे यूपी सर्कल में नहीं है कि लोग आरटीआई मांग सकें। ऐसी तो व्यवस्था की गई है। सरकार के कान तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो यूपीएससी में जो लोग अधिक समय से तैनात हैं उनको हटाया जाए और नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।